कभी कभी लोगों के सामने कुछ ऐसा समस्या आ जाता है जहां पर उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है और फिर वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका शायद उसे जीवन भर अफसोस रह जाता है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग जेल के भीतर भी चले जाते हैं। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की। सीतापुर का एक इलाका पड़ता है खैराबाद, और इसी खैराबाद गांव के रहने वाला रमेश होता है, और रमेश की पत्नी का नाम होता है सरला देवी। और रमेश के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम सीमा कुमारी। सीमा जो है, जो जिसकी उम्र करीब करीब 22 वर्ष होती है, जो अपने ही इलाके से बीएससी तक की पढ़ाई कर चुकी होती है। रमेश जो कि लखनऊ के एक एस्कॉर्टी में रहता है और बगल के एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है। थोड़े बहुत पैसे कमाता है, काफी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सीमा की जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है, सीमा भी एक नौकरी की तलाश में अपने पिता के पास चली जाती है और फिर बगल के ही एक ज्वेलरी शॉप के भीतर काम करने लगती है। समय बहुत अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये करीब 12 जून की शाम के समय की। उस समय सीमा जो अपने काम से घर आ गई थी और उसके पिता अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे। अब रमेश अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम घर पे अकेले हो, घर से बाहर तुम कहीं मत निकलना, बल्कि खाना खा करके दरवाजा लगाकर तुम सो जाना। रमेश ड्यूटी तो चला जाता है, लेकिन अगली सुबह जब आसपास 8 बजे के आसपास जब घर वापस आता है, रमेश देखता है कि उसकी बेटी सीमा घर पे मौजूद नहीं। अब रमेश जब अपनी बेटी सीमा के नंबर पे कॉल करता है तो सीमा का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए रमेश अपनी बेटी के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन पड़ोसी भी कुछ खास जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से रमेश को अपनी बेटी को लेकर के चिंता सताने लगता है। इसीलिए रमेश अपने सबसे पहले अपनी पत्नी सरला के नंबर पे कॉल करता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है। इधर सरला को जैसे इस तरह की बात पता चलता है कि उसकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है, सरला भी परेशान हो जाती है। तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद से पति और पत्नी हर जगहों पे सीमा की तलाश करते हैं, हर जगहों पे तलाश करते हैं। उसके बावजूद भी सीमा का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। देर शाम तक जब सीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो पति पत्नी दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और सीमा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी अपने तरीके से तमाम प्रयास करती है, पूरी रात तफ्तीश करती है, लेकिन अगली सुबह तक न तो सीमा घर वापस आती है, न ही उसका मोबाइल ऑन होता है। जैसे सुबह निकल जाती है, इधर बरसांड गांव के प्रधान रमेश कुमार पाल कॉल करता है पुलिस को। पुलिस वालों को कहता है कि साहब, सरोजनी नगर थाने के अंतर्गत घोरों के जंगल में एक लड़की की लाश पड़ा हुआ। पुलिस वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को देखती है तो देख करके पहचान कर लेती है। दरअसल मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ये सीमा ही होती है। पुलिस जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि सीमा के शरीर पे किसी तेज धारदार हथियार से करीब करीब 25 से 30 बार वार किया गया। उसके शरीर के कपड़े भी अस्त व्यस्त होते हैं, जिसके देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद सीमा के साथ में जोर जबरदस्ती भी की गई है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पे पुलिस को कुछ शराब की बोतलें और सिगरेट के कुछ पैकेटें बरामद होती है। पुलिस जैसे उस लाश को पहचान कर लेती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी सीमा के पिता रमेश को देती है। इधर रमेश को जैसे ही ये बात पता चलता है, रमेश फौरन ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घटनास्थल पे पहुंचता है और जब सीमा को इस हाल में देखता है, सबके सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर रमेश के ही कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले रमेश से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इसमें रमेश पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी बेटी इससे पहले नादरगंज की एक चप्पल फैक्ट्री में नौकरी करती थी, लेकिन वहीं का सिक्योरिटी गार्ड मेरी बच्ची को अक्सर परेशान किया करता था। रमेश जैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पुलिस को बताता है, पुलिस तुरंत फौरन उस चप्पल फैक्ट्री में जाता है। वहां से सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसको कब्जे में लेकर के आता है थाने, और फिर उससे थाने में लाकर सीमा की हत्या के बारे में पूछताछ करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब, मैंने सीमा की हत्या नहीं किया। पुलिस अपनी तमाम प्रयास कर रही थी, इसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं मिलता। मजबूर होकर के आखिरकार पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ देती है।
लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सीमा उस जंगल में पहुंची कैसे और उसके साथ में गलत किया किसने। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए सीमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे सीमा आखिरी बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी मोहम्मद कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। दरअसल सीमा मोहम्मद कैफ से पिछले 2 महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। मोहम्मद कैफ, जिसकी उम्र करीब करीब 24 साल होती है, जो दरोगा खेरा के अमौसी गांव के रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे मोहम्मद कैफ के एड्रेस मिल जाता है, पुलिस मोहम्मद कैफ के घर पे जाती है और वहां से मोहम्मद कैफ को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। फिर मोहम्मद कैफ से सीमा की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोहम्मद कैफ मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल करता है। लेकिन मोहम्मद कैफ जब इस हत्या की पूरी कहानी अपनी जुबानी सुनाता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद सीमा के पिता रमेश को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 2 महीने पहले, जब सीमा एक नौकरी की तलाश में लखनऊ अपने पिता के पास पहुंचती है। थोड़ी बहुत जब कोशिश करती है, अंत में आखिरकार नादरगंज में एक चप्पल फैक्ट्री के भीतर उसे नौकरी मिलती है। चप्पल फैक्ट्री में जब उसे नौकरी करने के लिए वो जाती है, सीमा की वहीं पर पहली बार मुलाकात मोहम्मद कैफ से। दरअसल मोहम्मद कैफ उस फैक्ट्री में पिछले कई महीनों से काम कर रहा था। फैक्ट्री के भीतर मोहम्मद कैफ और सीमा की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। मोहम्मद कैफ और सीमा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब दोनों के बीच में एक दिन दैहिक संबंध भी बन जाता है। लेकिन एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी भी ये थमने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन सीमा और मोहम्मद कैफ के बीच में जब ये प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सीमा के पिता रमेश को कभी नहीं पता चलता है। एक दिन फैक्ट्री के भीतर ही मोहम्मद कैफ और सीमा जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते हुए फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, जिसको देख करके सिक्योरिटी गार्ड को पूरा विश्वास हो जाता है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल दोनों को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में भी वो देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे इस तरह का नजारा को देखता है, अब वो सीमा को परेशान करना शुरू कर देता है। दरअसल एक दिन सिक्योरिटी गार्ड सीमा से कहता है कि जैसे तुम मोहम्मद कैफ के साथ में करती हो, मुझे भी एक बार मौका दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जैसे अपने दिल की बात कहता है, ये सुन करके सीमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड को फटकार नहीं लगाती, बल्कि अपने घर जब आती है ये सारी बात अपने पिता से कह देती है। इधर रमेश को जब ये बात पता चलता है कि उसी की फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड सीमा को परेशान कर रहा है, रमेश अपनी बेटी की नौकरी वहां से छुड़वा देता है। उसके बाद से सीमा बगल के एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी करने लगती है। सीमा जो दूसरी जगह नौकरी तो करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद कैफ से वो बातचीत करना नहीं बंद करती और न ही दोनों का कभी मुलाकात होना बंद होता है। बात हम आपसे ये कर रहे हैं 12 जून की शाम के करीब 5-6 बजे के आसपास की। दरअसल मोहम्मद कैफ अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी रहा था, जिसमें से एक का नाम था विशाल कश्यप और दूसरा का नाम था आकाश यादव। ये तीनों मिलकर के जब काफी शराब पी लेते हैं, तीनों एक लड़की को लेकर के बातचीत करते हैं। विशाल दोनों से कहता है कि अगर इस समय कोई लड़की मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इस पे आकाश उसको जवाब देते हुए कहता है कि हमारी किस्मत में भला लड़की कहाँ है। ये दोनों जब लड़की की बात कर रहे थे, इन दोनों की बातें मोहम्मद कैफ भी सुन रहा था। मुस्कुराते हुए दोनों को जवाब देता है कि तुम दोनों को लड़की मिले या ना मिले ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अभी के अभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। और उसी समय मोहम्मद कैफ सीमा के नंबर पर कॉल करता है। करीब 7 बजे के आसपास में इधर सीमा अपने काम से जब घर आ चुकी थी और उसके पिता ड्यूटी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय मोहम्मद कैफ सीमा के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि मौसम बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं आज कहीं हम बाहर हम दोनों मिलते हैं। मिलने की जब बात करता है तो सीमा उसे साफ साफ मना करती है, कहती है कि पापा ड्यूटी जा चुके हैं, मैं घर पे अकेली हूँ, इसीलिए मैं अभी आ नहीं सकती, कभी मिल लेंगे। जब मोहम्मद कैफ को जब ये बात पता चलता है कि सीमा घर पे अकेली है, तो मोहम्मद कैफ सीमा के सामने जिद करने लगता है। आखिरकार सीमा भी मोहम्मद कैफ के सामने झुक जाती है और उसके बातों में आ जाती है। इधर रमेश जैसे अपनी ड्यूटी चला जाता है, मोहम्मद कैफ सीमा के घर से थोड़ी दूरी पे अपने बाइक को लेकर के पहुंचता है। इधर सीमा भी अपने घर से निकलती है और जाकर मोहम्मद कैफ के बाइक पे बैठ जाती है। उसके बाद से जहाँ पर हर रोज दोनों मुलाकात करते थे, दरअसल वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों गहरू के जंगल के लिए रवाना होते हैं, इधर मोहम्मद कैफ के दोनों दोस्त विशाल और आकाश को पहले से ही पता था कि वो दोनों मुलाकात कहाँ करते हैं।
दरअसल विकास और आकाश पहले से इस बात जंगल में जाकर के उस जंगल में जाके छुप के बैठ जाते हैं, वहीं पे शराब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। फिर मोहम्मद कैफ और सीमा का आने का इंतजार करते हैं। इधर मोहम्मद कैफ सीमा को लेकर के जैसे ही गेरू के जंगल में पहुंचता है, जंगल के भीतर जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी स्थिति में इधर विशाल और आकाश भी पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों को मोहम्मद कैफ और सीमा देखते हैं, देख करके एकदम से घबरा जाता है। दरअसल आकाश और विशाल मोहम्मद कैफ के ऊपर दबाव डालने लगता है कि हमें भी जैसे तुम कर रहे हो उसे हम मुझे भी करने दो, जिसके लिए मोहम्मद कैफ तैयार नहीं होता। लेकिन मोहम्मद कैफ जब ये बात तैयार नहीं होता, ये दोनों मिलकर के उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। आखिरकार मोहम्मद कैफ भी अपने दोनों दोस्तों की बात में आ जाता है और सीमा से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार इनके साथ भी समय व्यतीत कर लो। लेकिन सीमा से जब वो रिक्वेस्ट करता है, सीमा इसके लिए कभी तैयार ही नहीं होती। इसीलिए मोहम्मद कैफ के दोनों दोस्त अब सीमा के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन आकाश और विशाल जब सीमा के साथ में जोर जबरदस्ती करना शुरू करता है, सीमा कैसे भी इन दोनों से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे वहां से भागने की कोशिश करती है, विशाल सीमा के शरीर पर एक तेज धारदार हथियार से वार कर देता है। सीमा घायल तो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों से हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे वहां से वो भागती है, विशाल और आकाश अब काफी डर जाता है और मोहम्मद कैफ को आवाज देते हुए कहता है कि उसको पकड़ो, वरना हम तीनों पूरी तरीके से फंस जाएंगे। जब ये सब कुछ वहां पे हो रहा था, मोहम्मद कैफ खड़ा होकर के सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब करे तो करे क्या। लेकिन आकाश जैसे इस तरह की आवाज देता है, मोहम्मद कैफ सीमा के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तब तक आकाश और विशाल भी वहां पहुंच जाता है और फिर ये तीनों मिलकर के सीमा को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसी हथियार से सीमा के ऊपर एक पर एक लगातार कई सारा वार करता है, जिसकी वजह से सीमा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। सीमा की जब मौत होती है, उसके बाद से सीमा का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। सच में जब मोहम्मद कैफ पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कैफ के कहने पे उनके दोनों दोस्त आकाश और विशाल दोनों को कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने साथ कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। जय हिंद।